अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पढ़नी है। और प्रोग्रामिंग टेक्निक में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक को आज कवर करना है। तो हम देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के थ्रू। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हम देखेंगे, उसमें से सबसे पहले आज हमने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक को देखना है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम एक पूरे बड़े सारे प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पोर्शंस में। अब वो जो छोटे छोटे पोर्शंस जिनमें हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं उनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं या फिर हम उनको सब प्रोग्राम कह रहे होते हैं। अब हर जो मॉड्यूल है उसमें डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं एक स्पेसिफ़िक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी हम उससे दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो एक मॉड्यूल है वो एक काम करेगा और जो दूसरा मॉड्यूल है वो दूसरा काम करेगा। अब ज़ाहिर है एक काम करने के लिए हम पहले भी देख चुके हैं, जब एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें हिदायत देनी पड़ती हैं टू परफॉर्म सम टास्क। तो होता ये है कि इससे क्या फ़ायदा हो जाता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हर मॉड्यूल जो है वो एक्सपर्ट होता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और फिर अगर एक मॉड्यूल सही काम नहीं कर रहा तो उससे ये होगा कि उसी को ही हम चेंज करेंगे, दूसरे वाले को हम चेंज नहीं करेंगे। तो एक मॉड्यूल एग्जीक्यूट होता है जब मेन प्रोग्राम उसे कॉल करता है। अब अगली बात ये बताई हुई है कि मॉड्यूल्स तो हम बना के रख दिए, यानी वो एक स्पेसिफ़िक काम करने के लिए हमने एक कोड बना के रख दिया। अब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा जो मेन प्रोग्राम है, यानी जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है, वहाँ से उसका नाम देकर उस मॉड्यूल का उसको कॉल कर दिया जाएगा। और जब उसको कॉल किया जाएगा तो वो मॉड्यूल अपना तमाम काम करके तो फिर हमें आउटपुट दे देगा। व्हेन द मेन प्रोग्राम कॉल्स अ मॉड्यूल, जब एक मेन प्रोग्राम कॉल कर रहा होता है मॉड्यूल को तो कंट्रोल मूव हो जाता है टू द कॉल्ड मॉड्यूल टेम्परली। तो कहाँ कंट्रोल जाता है, जहाँ पे जिस मॉड्यूल को कॉल किया गया है उसकी कोडिंग के पास कंट्रोल चला जाता है। कंट्रोल मूव्स बैक टू द मेन प्रोग्राम, कंट्रोल वापस उधर ही आ जाता है मेन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस उस मॉड्यूल में दी गई थी। अब ये देखें कि काम करने का इसका तरीका कैसे है कि हमारा ये मेन प्रोग्राम है, इसमें हमारे पास दो मॉड्यूल्स पहले के हमारे पास अलग बने हुए हैं, यानी दो पोर्शंस ऑफ कोड्स हमारे पास बने हुए हैं। ये मॉड्यूल 1 कोई और काम परफॉर्म कर रहा है और मॉड्यूल 2 कुछ और काम परफॉर्म कर रहा है। हमें इस वाले काम की परफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो मेन जो प्रोग्राम है वो कॉल किसको करेगा, मॉड्यूल 1 को। जब कॉल करेगा तो कंट्रोल यहाँ से किधर चला जाएगा, आर्जी तौर पर मॉड्यूल 1 के पास। अब इधर सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस, मुख्तलिफ हिदायत का ये मजमूआ है, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस इधर लिखी होंगी। जो भी इस मॉड्यूल 1 की हिदायत होंगी, प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो उनको परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद कंट्रोल वापस किधर आ जाएगा, जहाँ से उसको कॉल किया गया था। इसी तरह से अगर मॉड्यूल 2 की ज़रूरत पेश आई है तो मेन प्रोग्राम उसको कॉल करेगा। मॉड्यूल 2 अपनी तमाम सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर लिखी हुई हैं वो परफॉर्म करने के बाद वापस कंट्रोल को उधर ही भेज देगा जहाँ से उसको कॉल किया गया था। तो इसीलिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक ईजी और सिंपल टेक्निक है प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए। ये प्रोग्राम्स को ईजियर बनाती है राइट करने के लिए। उसको हम चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और मॉडिफाई यानी हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये टेक्निक यूज़ करती है 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस को। इसमें जिसमें हमारे पास प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो सकें, तो 3 तरह की इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो पहली वाली तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं। अच्छा, अब सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें कंट्रोल की मूवमेंट कैसे होती है कि जिस सीक्वेंस के अंदर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिस सीक्वेंस के अंदर स्टेटमेंट्स राइट की गई हैं उसी सीक्वेंस के अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। यानी जब पहली स्टेटमेंट पहले लिखी गई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। यानी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को उसी ऑर्डर में जिसके अंदर उसको राइट किया गया है प्रोग्राम के अंदर। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है
ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, और प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टेटमेंट स्किप हो जाए। इसका मतलब ये है कि कोई स्टेटमेंट ना ही स्किप होती है और ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट हो रही होती है। हमारे पास जो दूसरी तरह की स्ट्रक्चर है दैट इज़ कंडीशनल स्ट्रक्चर है। कंडीशनल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट्स के मजमूए को। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब है स्टेटमेंट्स का मजमूआ। बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किस बेस पे एग्जीक्यूट करता है? किसी न किसी कंडीशन की बेस पे। अच्छा, अब इसके लिए आपको एक कंडीशन समझना ज़रूरी है कि कंडीशन हम आम डेली रूटीन में भी कंडीशनल काम बहुत सारे कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको नींद आई है तो आप सोएंगे, अगर आपको नींद नहीं आई तो आप नहीं सोएंगे। आप डेली लाइफ में भी आप देखेंगे एक कंडीशन के बेस पे आप काम कर रहे हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाएंगे, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे। यू आर डूइंग मैनी कोर्स ऑफ वर्क इन डेली लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम कंडीशंस पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है अगर कोई कंडीशन, गिवन कंडीशन ट्रू हो जाए, और वो फिर और इग्नोर कर दिया जाता है उस स्टेटमेंट को अगर गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाए। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो काम करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर काम नहीं करेंगे। तो हम इसको इसीलिए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कह रहे होते हैं, या फिर हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कह रहे होते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन यू आर डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग। तो सपोज़ एक प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे हैं जो कि डिस्प्ले करता है पास को अगर स्टूडेंट के 40 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, और वो डिस्प्ले करेगा फेल जब उसके मार्क्स 40 से कम हैं। तो प्रोग्राम चेक करेगा मार्क्स को डिस्प्ले करने से पहले, मैसेज डिस्प्ले करने से पहले। जाहिर है मार्क्स को ही की बेस पे फ़ैसला करना है तो मार्क्स को ही चेक करेगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम डिसीजन मेकिंग या हम सिलेक्शन कह रहे होते हैं। यहाँ पर देखें, आपको डायग्राम में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि कंडीशन अगर तो ट्रू होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा पास, यानी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लिखा हुआ आ जाएगा फेल। इस एग्जांपल की रोशनी में जो मैंने अभी आपको बताई है, यानी अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या उससे ज़्यादा होंगे तो पास लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर 40 या उससे ज़्यादा नहीं होंगे तो फेल लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारे कंडीशन की बेस पर हमने डिसीजन लेने होते हैं, तो हम इसको डिसीजन स्ट्रक्चर भी इसीलिए कह रहे होते हैं और सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी। अब इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हों। या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है दैट इज़ आइटरेटिव स्ट्रक्चर। आइटरेटिव हम इसको रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कह रहे होते हैं। द आइटरेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। अगर हमने किसी एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा दफ़ा हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, हमने बार बार एक ही काम करना है, तो उसके लिए हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम लूप भी कह रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि एक मैसेज को स्क्रीन पर 10 टाइम्स रिपीट करके शो करवाए, तो इस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जाहिर है कि अगर आपने आइटरेटिव स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना है तो हम उसको किसी न किसी कंडीशन की बेस पर हम रेपिटेशन करेंगे। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में कि अगर आपने 10 दफ़ा किसी एक मैसेज को शो करवाना है तो कंडीशन क्या होगी कि काउंटिंग जब तक 10 ना हो जाए तब तक ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होती रहे, एग्जीक्यूट होती रहे, रिपीट होती रहे। जैसे ही काउंटिंग 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और आउट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं या क्या फ़ायदे हैं। पहली चीज़ है कि रीयूजेबिलिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया था अलग मॉड्यूल्स बनते हैं, और जब अलग मॉड्यूल बन के और पहले से लिखा हुआ हमारे पास मौजूद होगा तो हम जब मर्ज़ी चाहें उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें हर दफ़ा जब उसकी ज़रूरत है एक न्यू कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए रीयूजेबिलिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है।
स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अलाउ करती है यूज़र्स को कि आप एक पहले से बने हुए कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकें जब भी आपको उसकी ज़रूरत है। अब एक ऐसा कोड जो कि फ्रीक्वेंटली यानी बार बार हमने इस्तेमाल करना है, तो हम उसका एक अलग ब्लॉक रख के, उसका एक अलग नेम लेके उसको हम रख सकते हैं और फिर उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब भी हमें उस कोड की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारे पास ये ईज़ियर टू कोड है। ईज़ियर टू कोड का मतलब ये कि ये बहुत आसान होता है कि अगर आप छोटे ब्लॉक ऑफ कोड को लिखें, अब बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को लिख रहे हैं एज अ होल, तो इससे ये होता है कि ये अलाउ करता है यूज़र को कि एक छोटे से स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करे बजाय इसके कि एक पूरे के पूरे प्रोग्राम पे फोकस करे। उसके बाद हमारे पास है ईज़ियर टू मॉडिफाई। ईज़ियर टू मॉडिफाई का मतलब ये है कि ईच ब्लॉक ऑफ कोड हैज़ अ यूनिक नेम। हर ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका एक ख़ास नाम होता है और उसको अलग लिखा जाता है दूसरे कोड से। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक ब्लॉक के अंदर कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत है तो उसी ब्लॉक को चेंज किया जाएगा, बाकी सारे ब्लॉक्स को चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए उसको चेंज करना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में आसान हो जाता है और इसीलिए फिर ये ईज़ियर टू मेंटेन भी है, यानी स्मॉल ब्लॉक्स जो हैं वो आसानी से मेंटेन हो जाते हैं अगर हम बड़े प्रोग्राम से उसका मुकाबला करें। हर ब्लॉक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो अगर कोई चेंज किसी एक ब्लॉक में आ रही है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे ब्लॉक में नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ईज़ियर टू मेंटेन भी है। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में डाटा को हम कंसीडर नहीं कर सकते एज एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम फंक्शन, यानी डाटा और फंक्शन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, उसके अंदर जो है आप देखें कि उसके अंदर हमारे पास डाटा और फंक्शन जो हैं वो सेपरेट हम उनको डील कर रहे होते हैं। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग प्रिवेंट करती है प्रोग्रामर्स फ्रॉम सेपरेटिंग डाटा फ्रॉम फंक्शन।